Hello, class 11 students. This is Ashish, and I welcome you in my online tutorials of physics. This video is last video for this first chapter of last unit, that is oscillation and waves. Oscillations chapter complete हो जाएगा इस वीडियो के बाद. ये लास्ट वीडियो oscillations चैप्टर के लिए. और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक स्प्रिंग के टाइम पीरियड के लिए t is equal to 2 pi root m by k, where m is the mass which is attached to the spring and k is the spring constant. So here I am with the remaining section. तो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है वो है टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कि जब इस तरीके से दो मासेस m1 और m2 को एक स्प्रिंग से हमने अटैच किया और उन दोनों को हमने पुल करके रिलीज़ कर दिया, तो वो दोनों जो हैं ओसिलेट करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी. ऑब्वियसली दे विल ओसिलेट एंड उनका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो सेम होएगा, और जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू डिवाइड बाई के, वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड म्यू इज द reduced मास. दिस इज म्यू इज द reduced मास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो ये जो reduced मास है इसका डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो डेरिवेशन है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए. और इसी के साथ एक केस और है. अगर दो स्प्रिंग हमारे इस तरीके से, दो मास हमारे इस तरीके से अटैच हैं कि एक मास दूसरे स्प्रिंग के ऊपर है और दे आर प्लेस्ड वर्टिकली, तो m2 जो है वो एक टेबल पे रेस्ट कर रहा है इन बैलेंस्ड पोजीशन m1 m2 के ऊपर. नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की रेस्ट कर रहा है, बैलेंस हो रहा है वेट. अगर आप इसको डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर देते हैं वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड, जिस एम्पलीट्यूड से आपने इसको डिस्प्लेस किया ए उसका एम्पलीट्यूड है, तो आपने जब इसको ए डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर दिया तो आपने मोशन या लिफ्ट पढ़ा है, तो आपको पता है जब वो आपका मास नीचे आ रहा होगा और या जब आपका मास ऊपर जा रहा होता है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो इफेक्टिव वेट है वो चेंज हो जाता है. जैसे सपोज जब मास आपका ऊपर जा रहा है तो वो रिएक्शन तो नीचे से ही ले रहा है उस फोर्स के ऊपर जाने के लिए, तो जो मैक्सिमम रिएक्शन टेबल पे होएगी इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ ए. जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले, तो वो बहुत सिंपल है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आपका मास m1 एक स्प्रिंग के साथ लगा है और दूसरा पोर्शन उसका रेस्ट में है फिक्स. तो जो आपने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है m बाई के, वो फार्मूला आपका टाइम पीरियड का है. फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सिमिलरली उससे रिवर्स हो जाएगी 1/2 पाई रूट के बाय m1, क्योंकि इधर m1 मास है, ऑसिलेशन सिर्फ एक ही हो रहा है मास m1, लेकिन जो टेंशन है मैक्सिमम उसका फार्मूला. अगर ये रेस्ट में है सिस्टम तो m1 प्लस m2 इंटू जी, अगर हम स्प्रिंग को मासलेस माने तो ये तो वेट हमारा नॉर्मली है ही. और अगर ए एम्पलीट्यूड है तो आपको पता है ए एम्पलीट्यूड का जो फोर्स है वो कितना होता है, एफ इज इक्वल टू के ए होता है. तो इसलिए जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो प्लस के ए हो जाएगी टर्म, और जो मिनिमम रिएक्शन है वो माइनस हो जाएगी के ए टर्म. यानी कि जब आपका मास स्प्रिंग से नीचे आ रहा होगा, m1 जब आपका नीचे आ रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो m2 को भी ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा. और जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो m2 को ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मतलब इन शॉर्ट आई वांट टू से कि एज योर m1 विल मूव अप एंड डाउन, जब आपका m2 डाउन मूव करेगा तो m2 का वेट, इफेक्टिव वेट जो है टेबल पे, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो प्लस के ए आ जाएगा. और जब आपका m1 ऊपर जा रहा होगा तो इफेक्टिव वेट जो है वो कम हो जाएगा टेबल पे और वो माइनस के ए आ जाएगा. और फोर्स का आपको पता है एफ इजिकल टू के ए, सो इट्स सिंपली अ वेक्टर एडिशन कि आपके वेट में से जो आपका m1 प्लस m2 इंटू जी है दोनों मासेस का टेबल पे, उसमें से माइनस के एफ इज इक्वल टू के एक्स आपने पढ़ा हुआ है. तो ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड है, डोंट गेट इट कंफ्यूज विद एक्सेलरेशन, तो माइनस के ए या फिर प्लस के ए आपका हो जाएगा. ठीक है. डब्ल्यू डैश मैक्सिमम और मिनिमम.
ओके। फिर है उसका द ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास इस तरीके से दो स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ दिया वन आफ्टर अनदर, तो इसमें आप देखो कि स्प्रिंग की जब लेंथ बढ़ती है तो इट इज़ इवन सॉफ्टर टू स्ट्रेच देम व्हेन दे आर इन सीरीज। तो सीरीज में हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। तो सीरीज में जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। जो आपने 10th में रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा होगा वो आपका स्प्रिंग का सीरीज के अंदर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/Ks 1/K1 प्लस 1/K2। एक बार आपने Ks कैलकुलेट कर लिया, इंडिविजुअल कांस्टेंट आपको गिवन है, तो आप उसको फॉर्मूले में रख सकते हैं टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, T इज इक्वल टू 2π√m/K सीरीज। K सीरीज वाला स्प्रिंग कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। सिमिलरली जब आपके स्प्रिंग पैरेलल में अटैच होंगे लाइक दिस K1 और K2, तो जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका हो जाएगा K1 प्लस K2 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो गया और टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√m/K। अगला कंसेप्ट हमारे पास है व्हेन मास इज कनेक्टेड इन बिटवीन टू स्प्रिंग्स। तो आप ये देखो कि जब आप मास को इधर पुल करोगे तो एक स्प्रिंग कंप्रेस होएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो लगेगा वो K1x लगेगा, और दूसरा स्प्रिंग जो है वो आपका पुल हो रहा है, तो फोर्स तो इस इधर भी लगेगा, यानी कि एक तरीके से दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज सिमिलर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही हमारा यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। तो यानी कि आप ये बात समझ लो कि आपके एक स्प्रिंग से दो स्प्रिंग आपके चाहे इस तरीके से कनेक्ट हैं K1 और K2 और मास इधर है, या चाहे आपके वो ऐसे कनेक्ट हैं, दो बोथ सिचुएशंस आर सिमिलर, और दोनों सिचुएशन में आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऐड हो जाएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, इसके ऊपर आते हैं अब हम। तो अनडैम्ड ऑसिलेशन वो होते हैं जिनमें आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता है। जैसे सस्टेन्ड, अगर आप एक रस्सी में पल्सेस बना रहे हैं एंड यू आर सस्टेनिंग इट, आप उसको एम्पलीट्यूड को कम होने नहीं दे रहे, तो विद इंक्रीज इन टाइम द एम्पलीट्यूड मेंटेन सेम। एम्पलीट्यूड जो है वो जैसे यहाँ पे दिखाया गया +x0 और -x0, एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता है। तो ये आपके सस्टेन्ड या अनडैम्ड ऑसिलेशन हम इनको कहते हैं। इसमें कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। आइडियल कंडीशंस हैं, जनरली हम इसे इमेजिन करते हैं। प्रैक्टिकली जो ऑसिलेशंस हमारे होते हैं वो डैम्ड होते हैं और उनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। बट जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, तो इसमें अगर हम स्मॉल एंगल लें और एयर ड्रैग को इग्नोर करें तो हम उसको जो है अनडैम्ड ऑसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं फॉर सम टाइम। और डैम्ड ऑसिलेशन कौन से होते हैं, व्हेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन oscillates with a decreasing amplitude with the time its oscillations are called damped simple harmonic motion। तो हमने पढ़ा है ये वाला फार्मूला ऑलरेडी, F इज इक्वल टू -kx हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसके लिए, और वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक एडिशनल फार्मूला हमारे पास आ गया, Fd इज इक्वल टू -bv, वेयर Fd इज डैम्पिंग फोर्स एंड B इज डैम्पिंग कांस्टेंट। जैसे कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसे आपका B क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो अब हमारा फोर्स मॉडिफाई हो गया, F इज इक्वल टू -kx प्लस -bv। तो F इज इक्वल टू -kx -bv। तो F को मैं लिख सकता हूँ ma और V को मैं लिख सकता हूँ dx/dt वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ d2x/dt², सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और x एज इट इज़। तो ये आप इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इंटीग्रेशन से होता है और वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। आपके सिलेबस में डैम्ड ऑसिलेशन के लिए लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली, यानी कि सिर्फ मैथमेटिकल। तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन से और इसका सॉल्यूशन याद रखना है। आपको ये सॉल्यूशन आया कैसे वो आपको नहीं कवर करना। तो ये जो हमारा एक्स एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट इट इज़ x0 e⁻⁻bt डिवाइड बाई 2m cos ω' प्लस फाई। एम्पलीट्यूड जो है e⁻⁻bt/2m से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एम्पलीट्यूड जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है।
तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है ये हमारा, और जो ओमेगा डैश है यहाँ फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम होती थी, उससे कम है डैम्ड ऑसिलेशन में, एंड इट इज़ reduced by a factor km minus b square by 4m square का स्क्वायर रूट। तो ऑब्वियसली बात है, दिस टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम k by m अंडर द रूट, तो ओमेगा डैश हमारी कम होएगी। फॉर स्मॉल b, इफ योर b इज लेस देन k, यू कैन इग्नोर b square by 4m square and you can take omega dash is approximately equal to omega। एनर्जी डैम्ड ऑसिलेशन के अंदर एक्सपोनेंशियली डीके है, ई नोट ई रेस्ट पावर माइनस बी टी बाई एम, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली है। तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, इसमें भी मेन ये सिर्फ एक्स का रिलेशन है जो आपको याद रखना है, वेयर बी इज़ डैम्पिंग कॉन्स्टेंट एंड एम इज़ द मास, और ओमेगा डैश जो है वो डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन किसे कहते हैं हम? अगर हम डैम्ड ऑसिलेशन में जिस रेट पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसी रेट पे अगर हम उसको एनर्जी सप्लाई कर दें तो हमारा ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहता है, और इसको हम मेंटेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। तो फ्री ऑसिलेशन कौन सा होता है? जैसे आपने किसी भी टेबल को हिट किया तो वो एक ऑसिलेट होती है, आवाज़ आती है वाइब्रेशन की हिट करने की, वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। किसी गिटार की तार को, स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो, वो वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। किसी पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर देते हो तो वो ऑसिलेट होता है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इट इज़ सेड टू बी इन फ्री ऑसिलेशन, जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो जैसे ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल हुआ, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हुआ, या स्ट्रिंग्स इन सितार और गिटार का एग्जांपल हुआ। बट टॉपिक जो इधर आपका मेन है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब है व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स। जैसे आप पेंडुलम को हाथ में लेके खुद उसको ऑसिलेट करवाएं तो आप उसको अपनी मर्जी की फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करा सकते हो, तो वो आपका जो ऑसिलेशन है वो कौन सा ऑसिलेशन होगा? फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा। ठीक है। तो ए बॉब मेड टू ऑसिलेट व्हेन हेल्ड इन हैंड, या जो साउंड बॉक्स है आपका किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वायर तो देखो फ्री ऑसिलेट कर रही है, लेकिन जो बॉक्स है इट इज़ बाउंड टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, क्योंकि वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी का साउंड हमारा बॉक्स में आएगा। तो वो हमारे होते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। और रेजोनेंस क्या होता है कि जब हमारी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो पीरियोडिक फोर्स है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाए ऑब्जेक्ट के, तो हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस या रेजोनेंस। जैसे सोनोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम वायर के ऊपर पेपर एक रखते हैं छोटा सा फोल्ड करके, और जब वो ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन वायर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करता है तो ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाते हैं, और वो जो पेपर है वो गिर जाता है। एक इलस्ट्रेशन वीडियो है आपका जिसमें मतलब ये इलस्ट्रेशन है जिसमें मैं आपको फ्री फोर्स्ड और रेजोनेंट ऑसिलेशंस तीनों के एग्जांपल इकट्ठे दे दूंगा एक ही वीडियो में। जैसे ये दो पेंडुलम हैं जिनकी लेंथ बराबर है, ये एक स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग के ऊपर बांधा हुआ है, इनको स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग पे, जिस पे हमने ए को डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर दिया। तो जो ए ऑसिलेट करेगा तो ए विल ऑसिलेट इन इट्स फ्री ऑसिलेशन स्टेट, क्योंकि ए जो है उसको कोई हमने फोर्स नहीं किया, सिर्फ हमने डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर दिया, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। क्योंकि ए की लेंथ सी की लेंथ के इक्वल है, तो थोड़ी देर बाद सी का एम्पलीट्यूड भी ए के एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, और जो सी का ऑसिलेशन है उसे हम बोलेंगे कि वो रेजोनेंस में है सी, क्योंकि उसका ऑसिलेशन ए से मैच हो जाएगा। क्योंकि बी और डी की लेंथ डिफरेंट है और वो ए से इक्वल नहीं है, डी इज़ स्मॉलर देन ए एंड बी इज़ लॉन्गर देन ए, ये दोनों भी ऑसिलेट करेंगे लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो स्मॉल होएगा, सी का एम्पलीट्यूड लार्ज होएगा, क्योंकि ये चारों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए जो ए है वो हमारा पैरेटिक फोर्स हो जाएगा जो ए मूव हो रहा है, सी रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, और बी और डी के लिए हमारे जो ऑसिलेशन है वो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो हमारे फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे वेडनेसडे को जब आपकी क्लास होएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वेव्स। ठीक है। तो लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।